ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं एक नए विषय के साथ। वह विषय है भूगोल पर डार्विनवाद का प्रभाव। 19वीं शताब्दी में जब भूगोल का विकास हो रहा था तो डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का प्रकाशन होता है 1859 में। 1859 में ही हमबोल्ट और रिटर की मृत्यु हो जाती है। यानी कि 1859 एक ऐसा विभाजन काल है या एक ऐसी लकीर है कि जिसके इस तरफ का भूगोल कुछ और है और उस तरफ का भूगोल कुछ और है। 1859 से पहले का भूगोल हमबोल्ट और रिटर का भूगोल, 1859 के बाद का भूगोल एक अलग तरह का भूगोल, एक व्यापक भूगोल जिसमें निरंतर नवीन आयाम जुड़ते गए। 1859 के पहले हमबोल्ट और रिटर हैं। हमबोल्ट जो कि प्रकृति की एकता पे विश्वास करते हैं, ईश्वर पे नहीं करते हैं। वो अपने पत्र में कहते हैं कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक केवल एक आत्मा ही समस्त प्रकृति को सजीव किए हुए है। केवल एक ही जीवन पत्थरों, पेड़ पौधों, जंतुओं तथा स्वयं मनुष्य में भी ओतप्रोत है, प्रकृति की एकता। दूसरी तरफ रिटर है जो कि पृथ्वी पे होने वाली किसी भी घटना के पीछे ईश्वर का कोई ना कोई उद्देश्य, कोई ना कोई प्रयोजन छिपा हुआ महसूस करते हैं कि अगर कुछ हो रहा है तो उसके पीछे ईश्वर का कोई ना कोई प्रयोजन, कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य है। सुनने में आपको ये दोनों विचारधाराएं एक दूसरे के विपरीत लगेंगी, लेकिन वास्तव में ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो किसी विषय को पूर्ण बनाते हैं। जब 1859 में इन विचारों का बाहुल्य था, ठीक उसी समय डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के साथ में आती है कि जो योग्य है वो जीवित रहेगा। इस विचारधारा, इस विकासवादी सिद्धांत का भूगोल के ऊपर एक व्यापक प्रभाव पड़ता है। किसी भी विचारधारा का प्रभाव त्वरित नहीं पड़ता, ना ही कोई विचारधारा तुरंत खत्म हो जाती है। धीमे धीमे खत्म होती है और धीमे धीमे कोई बीज अंकुरित होकर पेड़ बनता है। ठीक उसी तरीके से 1869 में जब डार्विन की ये विचारधारा सामने आई तो इसका विकास और इसका प्रभाव भी धीरे धीरे हुआ, जो कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में विशेष रूप से दिखाई पड़ा। सवाल उठता है कि डार्विन ने भूगोल को प्रभावित किस तरह से किया। तो डार्विन ने भू आकृति विज्ञान को प्रभावित किया, डार्विन ने लैंडशाफ्ट को प्रभावित किया, डार्विन ने मानव भूगोल को प्रभावित किया, डार्विन ने राजनीतिक भूगोल को प्रभावित किया, डार्विन ने सांस्कृतिक भूदृश्य को प्रभावित किया। डार्विन ने भू आकृति विज्ञान को कैसे प्रभावित किया? डेविस का नाम आपने सुना होगा। डेविस के त्रिकूट यानी कि स्थल रूप, अवस्था, प्रक्रम एवं संरचना का प्रतिफल है। इस सिद्धांत को पीछे, इसको प्रेरित करने के पीछे या इस सिद्धांत की पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं डार्विन जरूर है। डार्विन के विकासवादी सिद्धांत का ही उपयोग करके डेविस ने भौगोलिक चक्र की ये अवधारणा प्रस्तुत की। देखिए कैसे जीवों के विकास की भांति स्थल रूपों के विकास में भी क्रमिक व्यवस्था पाई जाती है। अर्थात प्रत्येक अवस्था, चाहे वो युवावस्था हो, परिपक्वावस्था हो या वृद्धावस्था हो, में विशिष्ट स्थल रूप का निर्माण होता है। डार्विन ने लैंडशाफ्ट को प्रभावित किया। लैंडशाफ्ट को प्रभावित करने में डार्विन ने बताया कि प्राकृतिक व सांस्कृतिक भूदृश्य एक दूसरे से भिन्न होते हैं, लेकिन इनको भिन्नता उत्पन्न करने के पीछे मानवीय क्रियाएं उत्तरदायी हैं। यानी कि
प्राकृतिक और सांस्कृतिक भूदृश्य मानवीय क्रियाओं के फलस्वरूप एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इसके बाद डार्विन ने प्रभावित किया मानव भूगोल को। मानव भूगोल का जन्मदाता रैटजेल को कहा जाता है, या फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी रैटजेल को कहा जाता है। रैटजेल की एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है एंथ्रोपोज्योग्राफी, जो कि डार्विन से प्रभावित है, जिसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि समान भौगोलिक स्थितियों में समान प्रकार के जनजीवन का विकास होता है। अब यहाँ पे देखिए कि प्रकृति और मानव के बीच के जो अंतर संबंध है वो परिवर्तित होने लगे हैं। रैटजेल से पहले प्रकृति का एक तरह से मानव पे नियंत्रण था। रैटजेल की विचारधारा में प्रकृति का प्रभाव दिखाई पड़ता है और धीमे धीमे यह प्रभाव सिर्फ संयोग के रूप में रह जाएगा। यानी कि प्रकृति को हमने एक नियंत्रणकर्ता के रूप में पहले स्वीकारा, फिर वो उसका हम पे प्रभाव पड़ता है ये हमने स्वीकारा, फिर हम उसके लगभग बराबरी में आ गए कि हमारी वो सहयोगी है, जिसे कि आप लोग निश्चयवाद, संभववाद, नवनिश्चयवाद के रूप में वहाँ मानव और प्रकृति के अंतर संबंधों में पढ़ेंगे। वो एक अलग पहलू है, लेकिन मानव और प्रकृति के बीच के अंतर संबंधों के बदलने की जिस परिपाटी का प्रारंभ, उस परिपाटी के जन्मदाता कौन थे? डार्विन। रैटजेल को समझना है तो आपको सैंपल को जरूर पढ़ना पड़ेगा। सैंपल रैटजेल की शिष्या थी। सैंपल कहते थे, सैंपल का कहना है कि रैटजेल स्वयं में बहुत मुश्किल है, उनके लिए भी मुश्किल है जो जर्मन जानते हैं, जो जर्मन नहीं जानते हैं उनके लिए तो हैं ही हैं। सैंपल रैटजेल की शिष्या होने के नाते रैटजेल को अच्छी तरह से समझती थी और उनका रैटजेल का सैंपल के ऊपर व्यापक प्रभाव था। सैंपल अपने व्याख्यान में कहती हैं कि मानव भूतल की उपज है। ये जो पूरा कोटेशन है वो बहुत रिदमेटिक लैंग्वेज में कहा गया है। अगर कभी कहीं पे आपको उपलब्ध हो तो पढ़िएगा कि वो केवल उसकी धूल का, सैंपल कहती है कि मानव भूतल की उपज है, वो केवल उसकी धूल का एक कण नहीं है, वो उसके शिशु की तरह है, प्रकृति उसकी माता की तरह है। अगर प्रकृति उसके सामने समस्याएं उत्पन्न करती है तो स्वयं उसके कानों में उसका समाधान भी बता देती है। अगर प्रकृति ने मानव के सम्मुख पर्वत, पहाड़ पैदा किए हैं तो उस पर चढ़ने के लिए मजबूत टांगे दी हैं। अगर प्रकृति ने समुद्र पैदा किए हैं या समुद्र का विस्तार किया है तो उनमें नाव चलाने के लिए और उन्हें पार करने के लिए चौड़े कंधे और मजबूत भुजाएं भी दी हैं। हंटिंगटन ने जलवायु को मानव सभ्यता के विकास का नियंत्रण कारक के रूप में स्वीकारा। तो इस तरह से डार्विनवाद का मानव भूगोल पर प्रभाव पड़ता है। फिर डार्विनवाद का राजनीतिक भूगोल पर प्रभाव पड़ता है। रैटजेल ने राज्य की जैविक संकल्पना दी। रैटजेल ने लेबेंसराउम कहा, यानी कि लिविंग स्पेस की संकल्पना दी, यानी कि स्थान भी जीव के समान है। साथ ही साथ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट तो है ही है, यानी कि जो योग्य है वो जीवित रहेगा, जो योग्य नहीं है वो जीवित नहीं रहेगा। यानी कि एक संघर्ष है, इस संघर्ष में सर्वश्रेष्ठ ही अस्तित्व में रहेगा। अब इस बात को इस तरह से समझिए कि राजनीतिक भूगोल पे क्या प्रभाव पड़ा होगा जब डार्विन के इस सिद्धांत को इस रूप में प्रयोग किया गया होगा कि राष्ट्रों के मध्य अस्तित्व या क्षेत्र अधिग्रहण के लिए वही संघर्ष मिलता है जो पेड़ पौधों, जीव जंतुओं के मध्य स्व अस्तित्व के लिए मिलता है। इसी विस्तारवादी अवधारणा ने आगे जियोपॉलिटिक का विकास किया, वो आगे की बात है। इसके बाद डार्विन का सांस्कृतिक भूदृश्य पे प्रभाव। मानव
और वातावरण के पारस्परिक अंतर संबंध ही भूदृश्य को या सांस्कृतिक भूदृश्य को विकसित करता है। सांस्कृतिक भूदृश्य शब्दावली है अमेरिकन जोग्राफर्स कॉल सावर की। उनके एक लेख द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप में इसका सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था और उन्होंने अपने इसके अंतर्गत यही बताने की कोशिश की थी कि मानव व वातावरण के पारस्परिक अंतर संबंध भूदृश्य को विकसित करता है। यानी कि वातावरण केवल कारण स्वरूप मानव जनजीवन को प्रभावित ही नहीं करता, बल्कि मानव व वातावरण का पारस्परिक अंतर संबंध मानवों की छाप भूदृश्य में विकसित करता है। इस तरीके से डार्विन ने व्यापक रूप से भूगोल को प्रभावित किया। मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करता हूँ। धन्यवाद।